हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इको जर्नी विद प्रियंका। अगर आप इग्नू एमएससी एनवायरमेंटल साइंस के स्टूडेंट हैं तो आज की क्लास आपके टर्म एंड एग्जामिनेशन और असाइनमेंट्स दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। दिस इज पार्ट 2 ऑफ यूनिट 3 एनवायरमेंटल इश्यूज। आज के इस लेक्चर में हम इग्नू सेल्फ लर्निंग मटेरियल के अकॉर्डिंग इन सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिटेल में समझेंगे। हर टॉपिक के बाद हम उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट टर्म एंड एग्जाम क्वेश्चंस, असाइनमेंट क्वेश्चंस और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे सो दैट कॉन्सेप्ट के साथ साथ एग्जाम प्रिपरेशन भी कंप्लीट हो जाए। तो चलिए बिना किसी डिले के स्टार्ट करते हैं आज का पहला और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स, दैट इज पीओपीज। सबसे पहले समझते हैं कि पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स होते क्या हैं। पीओपीज ऐसे टॉक्सिक ऑर्गेनिक केमिकल्स होते हैं जो एनवायरनमेंट में बहुत लंबे समय तक बने रहते हैं। ये आसानी से डिग्रेड नहीं होते, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाते हैं और हवा और पानी के थ्रू लॉन्ग डिस्टेंसेस तक ट्रैवल भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं पीओपीज की इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स की। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक है परसिस्टेंस, मतलब ये केमिकल्स नेचुरली बहुत स्लोली ब्रेक डाउन होते हैं। दूसरी है टॉक्सिसिटी, छोटी क्वांटिटी में भी ये हार्मफुल हो सकते हैं। थर्ड है बायो एक्यूमुलेशन, यानी ये ऑर्गेनिजम्स के फैटी टिश्यूज़ में स्टोर होने लगते हैं। फोर्थ है बायोमैग्निफिकेशन, जिसमें फूड चेन के हायर लेवल्स पर इनकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती चली जाती है। फिफ्थ है लॉन्ग रेंज ट्रांसपोर्ट, ये हवा और पानी के थ्रू हज़ारों किलोमीटर तक पहुंच सकते हैं और इसी वजह से ये इकोसिस्टम्स और ह्यूमन हेल्थ दोनों के लिए सीरियस थ्रेट बन जाते हैं। इग्नू एग्जामिनेशन के लिए कुछ एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इनमें डीडीटी, पीसीबीज, डाइऑक्सिन्स, फ्यूरेंस, एल्ड्रिन और क्लोडेन शामिल हैं। इन एग्जाम्पल्स को कम से कम एक बार ज़रूर रिवाइज करिए क्योंकि ये शॉर्ट नोट्स और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस दोनों में काफ़ी यूज़फुल होते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझते हैं, बायो एक्यूमुलेशन। इसका मतलब है कि एक ही ऑर्गेनिज्म की बॉडी में पीओपीज धीरे धीरे जमा होते रहते हैं क्योंकि बॉडी उन्हें एफिशिएंटली ब्रेक डाउन या एलिमिनेट नहीं कर पाती। इसके बाद आता है बायोमैग्निफिकेशन, जो एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यहाँ पॉल्यूटेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन एक ट्रॉपिक लेवल से अगले ट्रॉपिक लेवल तक बढ़ती जाती है। इसलिए फूड चेन के टॉप पर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे बर्ड्स ऑफ प्रे या ह्यूमंस, उनकी बॉडी में पीओपीज की कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज़्यादा होती है। पीओपीज सिर्फ एनवायरनमेंट को ही अफेक्ट नहीं करते बल्कि ह्यूमन हेल्थ पर भी उनका सीरियस इम्पैक्ट पड़ता है। ये सॉइल और वाटर को कंटामिनेट करते हैं, बायोडाइवर्सिटी को रिड्यूस करते हैं और फूड चेन को डिस्टर्ब करते हैं। ह्यूमन हेल्थ में इनका कनेक्शन कैंसर, हार्मोनल इम्बैलेंस, रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर्स, नर्वस सिस्टम प्रॉब्लम्स और इम्यून सिस्टम की वीकनेस से कनेक्ट किया जा सकता है। पीओपीज को कंट्रोल करने के लिए हार्मफुल केमिकल्स के प्रोडक्शन और उनके यूज़ को रेस्ट्रिक्ट किया जाता है। हैजार्डस वेस्ट का सेफ डिस्पोजल किया जाता है, क्लीनर टेक्नोलॉजीज़ अडॉप्ट की जाती हैं और एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग को स्ट्रेंथन किया जाता है। इंटरनेशनल लेवल पर स्टॉकहोम कन्वेंशन 2001 पीओपीज को कंट्रोल करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट एग्रीमेंट भी माना जाता है। अब एग्जाम प्रिपरेशन की बात करते हैं। टर्म एंड एग्जाम के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है पीओपीज की कैरेक्टरिस्टिक्स, एग्जाम्पल्स, बायो एक्यूमुलेशन और बायोमैग्निफिकेशन का डिफरेंस और इनके एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स। असाइनमेंट्स में भी अक्सर डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स और कंट्रोल मेजर्स पूछे जाते हैं। मेरी रिकमेंडेशन ये है कि इन एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को भी एक बार ज़रूर प्रिपेयर करें क्योंकि इनमें से डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आने की अच्छी पॉसिबिलिटी रहती है। अब जब हम पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स को अच्छी तरह समझ चुके हैं तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, दैट इज़ वाटर स्कैरसिटी। ये टॉपिक इग्नू टर्म एंड एग्जाम और असाइनमेंट्स अगेन दोनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वाटर रिसोर्सेज के सस्टेनेबल मैनेजमेंट आज के एनवायरमेंटल इश्यूज़ का एक मेजर कंसर्न भी है। सबसे पहले समझते हैं कि वाटर स्कैरसिटी होती क्या है। देखिए, सिंपल वर्ड्स में जब अवेलेबल फ्रेश वाटर की क्वांटिटी या क्वालिटी इतनी नहीं होती कि लोगों और इकोसिस्टम्स की ज़रूरतें पूरी हो सकें, उस कंडीशन को वाटर स्कैरसिटी कहते हैं। ये सिर्फ पानी की कमी नहीं बल्कि क्लीन और सेफ ड्रिंकिंग वाटर की कमी भी होती है। वाटर स्कैरसिटी को जनरली 2 कैटेगरीज में समझा जाता है। फर्स्ट है फिजिकल वाटर स्कैरसिटी, जहाँ नेचुरली पानी की अवेलेबिलिटी ही कम होती है, और सेकेंड है इकोनॉमिक वाटर स्कैरसिटी, जहाँ पानी अवेलेबल तो होता है लेकिन प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, मैनेजमेंट या इन्वेस्टमेंट की कमी के कारण लोगों तक नहीं पहुँच पाता। हमारी बुक के अकॉर्डिंग वाटर स्कैरसिटी के कुछ मेजर कॉजेज हैं रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ, अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, एग्रीकल्चर में एक्सेसिव वाटर यूज़, ग्राउंड वाटर का ओवर एक्सट्रैक्शन और क्लाइमेट चेंज। ये सब मिलकर फ्रेश वाटर रिसोर्सेज पर बहुत प्रेशर क्रिएट करते हैं। वाटर स्कैरसिटी का इम्पैक्ट सिर्फ एनवायरनमेंट पर ही नहीं बल्कि ह्यूमन लाइफ पर भी पड़ता है। एनवायरनमेंट में रिवर्स और वेटलैंड्स ड्राई होने लगते हैं, बायोडाइवर्सिटी रिड्यूस होती है और डेजर्टिफिकेशन बढ़ने लगती है।
ह्यूमन सोसाइटी में ड्रिंकिंग वाटर शॉर्टेज, फूड इनसिक्योरिटी, हेल्थ प्रॉब्लम्स और इकोनॉमिक लॉसेस देखने को मिलते हैं। चलिए बात करते हैं सॉल्यूशंस की। वाटर स्कैरसिटी को रिड्यूस करने के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग को प्रमोट करना चाहिए, एफिशिएंट इरिगेशन टेक्निक्स अडॉप्ट करनी चाहिए, वेस्ट वाटर को ट्रीट करके रीयूज़ करना चाहिए, ग्राउंड वाटर रिचार्ज पर ध्यान देना चाहिए और सबसे इम्पॉर्टेंट एवरी लेवल पर वाटर कंजर्वेशन को एनकरेज करना चाहिए। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वाटर स्कैरसिटी की डेफिनेशन, उसके कॉजेज़, एनवायरमेंटल और सोशल इम्पैक्ट्स और वाटर कंजर्वेशन के इफेक्टिव मेजर्स। असाइनमेंट्स में सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट और रेन वाटर हार्वेस्टिंग पर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस भी फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, इसलिए इन टॉपिक्स को अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लीजिएगा। वाटर रिसोर्सेज को समझने के बाद अब हम बात करेंगे एक और इम्पॉर्टेंट एनवायरमेंटल इशू की, सॉइल इरोजन एंड लैंड डिग्रेडेशन। ये टॉपिक भी हमारे एग्जाम्स और असाइनमेंट्स दोनों में फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है, इसलिए इसके कॉन्सेप्ट्स को अच्छी तरह समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले दोनों टर्म्स का डिफरेंस समझते हैं। सॉइल इरोजन का मतलब है फर्टाइल टॉप सॉइल का वाटर विंड या ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण हट जाना, जबकि लैंड डिग्रेडेशन एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है जिसमें लैंड की क्वालिटी और प्रोडक्टिविटी धीरे धीरे कम हो जाती है। याद रखिए, हर सॉइल इरोजन लैंड डिग्रेडेशन का कॉज हो सकता है, लेकिन हर लैंड डिग्रेडेशन सिर्फ सॉइल इरोजन की वजह से नहीं होती। हमारी बुक के अकॉर्डिंग सॉइल डिग्रेडेशन के मेजर कॉजेज हैं डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, माइनिंग, अनसस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन और रैपिड अर्बनाइजेशन। ये सब फर्टाइल सॉइल की क्वालिटी को ग्रेजुअली रिड्यूस कर देते हैं। अब देखते हैं सॉइल इरोजन का प्रोसेस। जब हैवी रेनफॉल या फास्ट फ्लोइंग वाटर फर्टाइल टॉप सॉइल को अपने साथ बहा कर ले जाता है तो न्यूट्रिएंट्स का लॉस होता है। इसका डायरेक्ट इफेक्ट हमारी क्रॉप प्रोडक्टिविटी और एग्रीकल्चरल आउटपुट पर पड़ता है। सॉइल इरोजन और लैंड डिग्रेडेशन के बहुत सीरियस एनवायरमेंटल और सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स होते हैं। एनवायरनमेंट में फर्टाइल सॉइल का लॉस होता है, डेजर्टिफिकेशन बढ़ती है, बायोडाइवर्सिटी रिड्यूस होती है और रिवर्स में सिल्ट डिपोजिशन बढ़ जाता है। ह्यूमन सोसाइटी में क्रॉप यील्ड कम होती है, फूड इनसिक्योरिटी बढ़ती है और फार्मर्स की इनकम भी अफेक्ट होती है। इन प्रॉब्लम्स को रिड्यूस करने के लिए एफॉरेस्टेशन को प्रमोट करना चाहिए। कंटूर फार्मिंग और टेरेसिंग जैसी सॉइल कंजर्वेशन मेथड्स अडॉप्ट करने चाहिए। कंट्रोल्ड ग्रेजिंग और सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस भी सॉइल को प्रोटेक्ट करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। एग्जाम्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सॉइल इरोजन की डेफिनेशन, लैंड डिग्रेडेशन के कॉजेज़, सॉइल इरोजन के इम्पैक्ट्स और सॉइल कंजर्वेशन मेजर्स। अगर असाइनमेंट्स की बात करें तो अक्सर सॉइल इरोजन और लैंड डिग्रेडेशन के कॉन्सेप्ट्स, रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स और कंजर्वेशन टेक्निक्स पर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस में सॉइल इरोजन और लैंड डिग्रेडेशन का डिफरेंस, सॉइल डिग्रेडेशन के फैक्टर्स और कंजर्वेशन मेथड्स पर स्पेशल फोकस रखिएगा। ये क्वेश्चंस डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट में आने की अच्छी पॉसिबिलिटी है। अब जब हम सॉइल इरोजन और लैंड डिग्रेडेशन को समझ चुके हैं तो चलिए हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज़ डिफॉरेस्टेशन। ये टॉपिक भी एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन का मेजर रीज़न है और इग्नू के एग्जाम्स और असाइनमेंट्स दोनों में फ्रीक्वेंटली पूछा भी जाता है। डिफॉरेस्टेशन का मतलब है फॉरेस्ट को परमानेंटली रिमूव करके उन लैंड एरियाज़ को एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज़, माइनिंग या अर्बन डेवलपमेंट के लिए यूज़ करना। इस प्रोसेस से इकोलॉजिकल बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है और बायोडाइवर्सिटी पर भी सीरियस इम्पैक्ट पड़ता है। इग्नू के अकॉर्डिंग डिफॉरेस्टेशन के जो मेजर कॉजेज़ हैं वो हैं पॉपुलेशन ग्रोथ, एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन, कमर्शियल लॉगिंग, माइनिंग, अर्बनाइजेशन और रोड्स, डैम्स और इंडस्ट्रीज जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। जब फॉरेस्ट को कट किया जाता है तो वेजिटेशन रिमूव हो जाती है, उसके बाद सॉइल डायरेक्टली एक्सपोज्ड हो जाती है, इससे सॉइल इरोजन इंक्रीज होता है, लैंड डिग्रेडेशन होती है और क्लाइमेट पर भी लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट पड़ता है। डिफॉरेस्टेशन के एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स में बायोडाइवर्सिटी लॉस, सॉइल इरोजन, क्लाइमेट चेंज और डिस्टर्ब्ड वाटर साइकिल इंक्लूडेड है। सोशियो इकोनॉमिक लेवल पर फॉरेस्ट डिपेंडेंट कम्युनिटीज़ की लिवलीहुड अफेक्ट होती है, फ्लड्स और ड्रॉट्स का रिस्क बढ़ जाता है और इकोसिस्टम सर्विसेज भी रिड्यूस हो जाती हैं। डिफॉरेस्टेशन को कंट्रोल करने के लिए एफॉरेस्टेशन और रीफॉरेस्टेशन को प्रमोट करना चाहिए, सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट अडॉप्ट करना चाहिए, सोशल फॉरेस्ट्री और एग्रो फॉरेस्ट्री जैसे अप्रोचेस भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हैं। साथ ही फॉरेस्ट प्रोटेक्शन लॉज को स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एग्जाम्स में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो है डिफॉरेस्टेशन की डेफिनेशन, उसके कॉजेज़, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट और प्रिवेंशन मेजर्स। असाइनमेंट्स में जनरली कॉजेज़, इम्पैक्ट्स और एफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन के रोल पर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की बात करें तो डिफॉरेस्टेशन के कॉजेज़, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स, एफॉरेस्टेशन और रिफॉरेस्टेशन का डिफरेंस और सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट पर स्पेशल फोकस रखिएगा।
और फॉरेस्ट के बाद हम डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इमर्जेंस ऑफ एयर, वाटर एंड सॉइल बॉर्न डिजीजेस, जो एनवायरनमेंट और पब्लिक हेल्थ दोनों से ही डायरेक्टली रिलेटेड है। एनवायरमेंटल पॉल्यूशन सिर्फ एनवायरनमेंट को ही अफेक्ट नहीं करता, बल्कि ह्यूमन हेल्थ पर भी डायरेक्ट इम्पैक्ट डालता है। इसी कनेक्शन को इस टॉपिक में एक्सप्लेन किया गया है। एयर, वाटर और सॉइल पॉल्यूशन की वजह से कई इन्फेक्शियस डिजीजेस स्प्रेड होती हैं। इन्हें एनवायरमेंटल डिजीजेस भी कहा जा सकता है, क्योंकि इनका इमर्जेंस एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन से क्लोजली रिलेटेड होता है। ये डिजीजेस ह्यूमंस और एनिमल्स दोनों को अफेक्ट कर सकती हैं। एयरबॉर्न डिजीजेस हवा के थ्रू स्प्रेड होती हैं, फॉर एग्जाम्पल ट्यूबरक्लोसिस, इन्फ्लुएंजा, कोविड-19 और मीजल्स। पुअर एयर क्वालिटी, ओवर क्राउडिंग और इनएडिक्वेट वेंटिलेशन इन डिजीजेस के स्प्रेड को बढ़ा देता है। वाटरबॉर्न डिजीजेस कंटेमिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर के थ्रू स्प्रेड होती हैं, लाइक कॉलरा, टाइफाइड, डायरिया और हेपेटाइटिस ए, ये सबसे कॉमन एग्जाम्पल्स हैं। पुअर सैनिटेशन और अनट्रीटेड सीवेज इनके मेजर कॉजेज हैं। अगर सॉइल बॉर्न डिजीजेस की बात करें तो ये कंटेमिनेटेड सॉइल के कॉन्टैक्ट से स्प्रेड होती हैं, फॉर एग्जाम्पल टिटनस, एस्कैरियासिस और हुकवॉर्म इन्फेक्शंस, ये सब इसमें आते हैं। पुअर सैनिटेशन और इम्प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल इनके मेजर रीजंस हैं। इन डिजीजेस को प्रिवेंट करने के लिए क्लीन एयर, सेफ ड्रिंकिंग वाटर और प्रॉपर सैनिटेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वेस्ट मैनेजमेंट, वैक्सीनेशन, पर्सनल हाइजीन और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन भी इक्वली इंपॉर्टेंट प्रिवेंटिव मेजर्स हैं। एग्जाम्स में डेफिनेशन के साथ साथ एग्जाम्पल्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एवरी कैटेगरी की डिजीजेस और उनके कॉजेज़ को क्लियरली प्रिपेयर कर लीजिएगा। असाइनमेंट क्वेश्चंस जनरली डिजीज़ कैटेगरीज, एग्जाम्पल्स और प्रिवेंटिव मेजर्स पर ही बेस्ड होते हैं, और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस में डिजीजेस कैटेगरीज के साथ प्रिवेंशन और एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, इन दोनों को ज़रूर इंक्लूड करिएगा। अब हम हेल्थ रिलेटेड एनवायरमेंटल इश्यूज़ को समझ चुके हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ग्लोबल वार्मिंग गैसेस, जो क्लाइमेट चेंज को समझने के लिए फाउंडेशन बेस हैं। ये वही गैसेस हैं जो अर्थ के एटमॉस्फेयर में हीट को ट्रैप करती हैं और ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज का मेजर रीज़न भी बनती हैं। ग्लोबल वार्मिंग गैसेस, जिन्हें ग्रीन हाउस गैसेस भी कहा जाता है, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती हैं। ये सन की हीट को एब्जॉर्ब और री एमिट करती हैं, जिसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर ग्रेजुअली इंक्रीज होता है। इसी प्रोसेस को ग्रीन हाउस इफेक्ट कहा जाता है। मेजर ग्रीन हाउस गैसेज हैं कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, फ्लोरिनेटेड गैसेज और वाटर वेपर। इनमें कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन का कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा डिस्कस किया जाता है। ग्रीन हाउस गैसेज की मेजर सोर्सेज हैं फॉसिल फ्यूल बर्निंग, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़, ट्रांसपोर्ट, एग्रीकल्चर, लिवस्टॉक फार्मिंग और डिफॉरेस्टेशन। ये सब कंटिन्यूसली ग्रीन हाउस गैसेस को एटमॉस्फेयर में रिलीज करते रहते हैं। जब सनलाइट अर्थ पर पड़ती है, अर्थ उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है और इंफ्रारेड रेडिएशन की फॉर्म में वापस रिलीज कर देती है। ग्रीन हाउस गैसेस इस हीट को एटमॉस्फेयर में ट्रैप कर लेती हैं, जिससे अर्थ टेम्परेचर इंक्रीज होने लगता है। इसी प्रोसेस को ग्रीन हाउस इफेक्ट कहा जाता है। ग्रीन हाउस गैसेस के इंक्रीज होने से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है। इसके कॉन्सिक्वेंसेस में ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं, सी लेवल राइज होता है, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स इंक्रीज होते हैं और बायोडाइवर्सिटी भी अफेक्ट होती है। ह्यूमन सोसाइटी पर भी एग्रीकल्चर, हेल्थ और वाटर रिसोर्सेज पर सीरियस इम्पैक्ट्स देखने को मिलते हैं। एग्जाम्स के लिए डेफिनीशन, ग्रीन हाउस गैसेस की लिस्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट और मेजर सोर्सेज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। असाइनमेंट्स की बात करें तो जनरली ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस गैसेस के सोर्सेज और एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स पर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस ज़्यादातर पूछे जाते हैं। एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस में ग्रीन हाउस इफेक्ट का डायग्राम और ग्रीन हाउस गैसेस के एग्जाम्पल्स ज़रूर प्रिपेयर करिएगा। ये एग्जाम और असाइनमेंट दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ग्रीन हाउस गैसेस और ग्रीन हाउस इफेक्ट को समझने के बाद हमारा अगला टॉपिक है क्लाइमेट चेंज। ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज को लोग अक्सर एक ही समझते हैं, लेकिन दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं। तो चलिए इसे सिंपल लैंग्वेज में समझ लेते हैं। क्लाइमेट चेंज का मतलब है अर्थ के क्लाइमेट सिस्टम में लॉन्ग टर्म चेंजेस आना। ये चेंजेस टेम्परेचर, रेनफॉल, विंड पैटर्न और एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स में देखे जाते हैं। ये चेंजेस नेचुरल भी हो सकते हैं और ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से भी। यहाँ एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ग्लोबल वार्मिंग सिर्फ अर्थ के एवरेज टेम्परेचर के इंक्रीज़ को रिप्रेजेंट करता है, जबकि क्लाइमेट चेंज एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है जिसमें टेम्परेचर के साथ रेनफॉल, स्टॉर्म्स और सीजनल पैटर्न्स में भी चेंजेस शामिल होते हैं। क्लाइमेट चेंज का सबसे बड़ा कॉज ग्रीन हाउस गैसेस का कंटिन्यूसली इंक्रीज होना है। फॉसिल फ्यूल्स का बर्निंग, इंडस्ट्रीज़, डिफॉरेस्टेशन और एग्रीकल्चर एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैसेस को बढ़ाते हैं, जिससे क्लाइमेट ग्रेजुअली चेंज होता है। क्लाइमेट चेंज के एनवायरमेंटल और ह्यूमन दोनों पर सीरियस इम्पैक्ट्स होते हैं। ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं, सी लेवल राइज होता है, बायोडाइवर्सिटी लॉस होता है और एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स भी बढ़ते हैं।
साथ ही एग्रीकल्चर, वाटर रिसोर्सेज और ह्यूमन हेल्थ भी डायरेक्टली अफेक्ट होती है। क्लाइमेट चेंज को डील करने के दो मेजर अप्रोचेस हैं, मिटिगेशन और अडेप्टेशन। मिटिगेशन का ऑब्जेक्टिव ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को कम करना है, जबकि अडेप्टेशन का ऑब्जेक्टिव चेंजिंग क्लाइमेट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना है। टर्म एंड एग्जाम में डेफिनेशन के साथ डिफरेंस और इम्पैक्ट्स बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। मिटिगेशन और अडेप्टेशन के एग्जाम्पल्स भी ज़रूर प्रिपेयर करिएगा। असाइनमेंट में डिस्क्रिप्टिव आंसर्स एक्सपेक्टेड होते हैं, इसलिए कॉजेज, इम्पैक्ट्स और मिटिगेशन अडेप्टेशन को फ्लो चार्ट के साथ प्रिपेयर करिएगा। एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस में क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग का डिफरेंस ऑलमोस्ट एवरी ईयर इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक को डायग्राम और एग्जाम्पल्स के साथ ज़रूर प्रिपेयर करिए। क्लाइमेट चेंज के बाद अब हम यूनिट 3 के नेक्स्ट टॉपिक ओजोन डिप्लीशन को समझेंगे, जहां हम ओजोन लेयर, ओजोन होल, ओडीएस और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को डिटेल में कवर करेंगे। इस टॉपिक में हम जानेंगे ओजोन लेयर क्या होती है, ओजोन डिप्लीशन कैसे होता है, इसका एनवायरनमेंट और ह्यूमन हेल्थ पर क्या इफेक्ट पड़ता है और इसे रोकने के लिए दुनिया भर में क्या एफर्ट्स किए गए हैं। ओजोन डिप्लीशन का मतलब है स्ट्रेटोस्फीयर में प्रेजेंट ओजोन लेयर का पतला या थिन हो जाना। ओजोन लेयर हमें सन की हार्मफुल यूवी रेस से बचाती है। जब ये लेयर थिन हो जाती है तब ज़्यादा हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन अर्थ की सरफेस तक पहुंचने लगती हैं। ओजोन लेयर एटमॉस्फेयर का एक प्रोटेक्टिव शील्ड है, लेकिन कुछ रीजन्स स्पेशली अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन की कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम हो जाती है। इसी कंडीशन को ओजोन होल कहा जाता है। ध्यान रहे, ओजोन होल का मतलब लेयर में एक्चुअल होल नहीं है, बल्कि ओजोन कंसंट्रेशन का बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाना है। ओजोन डिप्लीशन का सबसे बड़ा कॉज ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस या ओडीएस है। इनमें CFCs, हेलॉन्स, कार्बन टेट्राक्लोराइड और मिथाइल क्लोरोफॉर्म जैसे केमिकल्स इंक्लूडेड हैं। ये केमिकल्स स्ट्रेटोस्फीयर में जाकर क्लोरीन और ब्रोमीन एटम्स रिलीज करते हैं, जो ओजोन मॉलिक्यूल्स को कंटिन्यूसली डिस्ट्रॉय करते रहते हैं। ओजोन डिप्लीशन की वजह से हार्मफुल यूवी रेज अर्थ पर ज़्यादा अमाउंट में पहुंचती हैं। इससे क्रॉप्स, मरीन इकोसिस्टम्स और फाइटोप्लैंक्टन अफेक्ट होते हैं। ह्यूमन हेल्थ पर इसका इफेक्ट स्किन कैंसर, कैटरेक्ट्स और इम्यून सिस्टम के वीक होने के रूप में देखा जाता है। ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए CFCs का यूज़ ग्रेजुअली बंद होना चाहिए। एनवायरनमेंट फ्रेंडली रेफ्रिजरेंट्स को प्रमोट किया जाता है और सबसे इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल एग्रीमेंट मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में ओजोन लेयर की प्रोटेक्शन के लिए दुनिया का एक सक्सेसफुल एनवायरमेंटल ट्रीटी भी माना जाता है। एग्जाम्स के लिए डेफिनेशन, ओजोन डिप्लीशन के कॉजेज, यूवी रेडिएशन के इम्पैक्ट्स और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। असाइनमेंट में ओजोन लेयर का रोल, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस में भी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस को जरूर प्रिपेयर करिए। डायग्राम के साथ आंसर लिखने से प्रेजेंटेशन और मार्क्स दोनों इंप्रूव होते हैं। और इसी के साथ MEV 11 यूनिट 3 का पार्ट 2 कंप्लीट हो गया है। आई होप कि आप नोट्स बना रहे होंगे। अपने नोट्स में आज की वीडियो के इंपॉर्टेंट पॉइंट ज़रूर नोट कर लीजिएगा और एग्जाम फोकस और असाइनमेंट फोकस वाले टॉपिक्स को रिवीजन के लिए यूज़ करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहां हम यूनिट 3 के रिमेनिंग टॉपिक्स को डिटेल में कवर करेंगे। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। बाय बाय।